सीआरसी लखनऊ के समस्त डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। आप सभी जब कभी आवश्यकता पड़े उस पर फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपकी उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे आपके बीच होंगे, इस हेतु सीआरसी लखनऊ सदा प्रयासरत रहता है। हमें आशा ही नहीं विश्वास रहेगा आप सभी हमारे उस वटवृक्ष की पुष्पित पल्लव वे डालियां बनेंगे जो इस कोविड-19 में भी शैक्षणिक विधा से किसी को भी विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं एवं हम लोगों के प्यारे शिक्षण प्रशिक्षण में लगे हुए बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आने देंगे। इस कोविड ईरा में चाहे स्वास्थ्य गतिविधियां किसी भी लेवल पे हो, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियां किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होनी चाहिए। सामाजिक गतिविधियां किसी तरीके से कमजोर नहीं होनी चाहिए। फिजिकल रूप से हम न जुड़ पाए वो अलग की बात है, लेकिन सामाजिक रूप से हम सभी के साथ जुड़ेंगे। कार्यक्रम का समय सुनिश्चित हो चुका है और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि आप आए और आज के इस बहुविशेष विषय पर आयोजित कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन और हमारे विशिष्ट आतिथ्य को प्राप्त अतिथियों का स्वागत करें। श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश पांडे जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका विषय है कार्यक्रम जिसका विषय है कोरोना महामारी के समय दृष्ट दिव्यांगजनों के समक्ष शैक्षिक एवं सामाजिक चुनौतियां। इस विषय पे आज के हमारे वक्तागण श्री संतोष कुमार रुंगटा साहब, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर्वोच्च न्यायालय के एवं महासचिव हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ नई दिल्ली के, और इसके अतिरिक्त भी दृष्ट दिव्यांगता के क्षेत्र में दृष्ट दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए सालों से उनकी एडवोकेसी कर रहे, उनके लिए लड़ रहे। और इस देश में मैं आज इस पटल पर आज इस ऑफिशियल प्रोग्राम में कहते हुए जरा भी मुझे गुरेज नहीं है कि वो रुंगटा साहब ही हैं जिन्होंने देश में दृष्ट दिव्यांगजनों को और दूसरे दिव्यांगजनों को भी बहुत सारे अधिकार दिलाने में, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने में और उनके अंदर जो निहित पोटेंशियल है उसके अनुरूप हमारे लॉज भी हों, हमारे पॉलिसीज भी हों, हमारे पास डे टू डे लाइफ की एक्सेसिबिलिटी भी उसी हिसाब से हो। वो सब का श्रेय मैं संतोष कुमार रुंगटा साहब को देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में विकास हो रहा है। हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी, जो कि पूर्व ब्रेल प्रेस अधिकारी हैं, ब्रेल अधिकारी हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के। सर का आशीर्वाद लगातार सीआरसी लखनऊ के कार्यक्रमों में मिलता रहा है और मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे फीडबैक हैं जिसमें वीरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्यों की बहुत सराहना हुई है और लगातार हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि हम लोग वीरेंद्र सिंह साहब से जुड़े। तो आज हमारे दोनों आदरणीय वक्ता संतोष कुमार रुंगटा जी और वीरेंद्र सिंह जी, आप दोनों का मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान सीआरसी की तरफ से, अपने सभी ऑफिसर्स की तरफ से, अपने सभी स्टाफ की तरफ से, बेनिफिशियरी पेरेंट्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के सभी कोऑर्डिनेटर्स राजीव रंजन जी, विकास, सविता जी और नागेश पांडे, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं मैं सबका स्वागत करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि दो बहुत लर्नेड और बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल के फिगर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में हैं। और मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर। आपका निर्देशन हमें निरंतर रचनात्मक गतिविधियों को आयोजित करने में ऊर्जा प्रदान करता है। अब मैं अपने प्रमुख वक्ता और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री संतोष कुमार रुंगटा सर, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय एवं महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ न्यू दिल्ली को कोरोना महामारी के समय
दृष्टि दिव्यांगजनों के समक्ष सामाजिक चुनौतियां, इस विषय पर अपने भाव रखने हेतु आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और अपने मनोभाव हमारे बीच रखें। आदरणीय रुंगटा सर। सीआरसी लखनऊ के समस्त अधिकारीगण, इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और मेरे मित्र, मेरे सहयोगी साथी और ब्रेल विकास में जो काम देश में किया है भाई वीरेंद्र सिंह जी, वो अद्वितीय है। मैं इस विषय पर, विषय बहुत बृहद है, गंभीर है, सामाजिक चुनौतियों के संबंध में कोरोना के इस महामारी के समय अपनी बात को प्रारंभ इस बैकग्राउंड पर करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के कारण क्या कुछ चुनौतियां हमारे सामने आई। वो सबके सामने आई, लेकिन उन्हीं चुनौतियों की गंभीरता और तीव्रता हमारे लिए किस तरह से ज्यादा दृष्टिगत हुई है और उसका अनुभव हम लोगों ने किया है, और फिर उन चुनौतियों का सामना हमें किस तरह से हमने किया है और करना है, और उन चुनौतियों के बावजूद किस तरह से सुरक्षित रहना है, अपना प्रतिभाग सुनिश्चित करना है, और साथ ही अपनी विकास यात्रा को भी अबाधित रूप से जारी रखना। हम सब जानते हैं कि जब ये कोरोना महामारी ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो शुरुआत इससे बचने के लिए शुरुआती स्लोगन, और अब तक जो स्लोगन चल रहा है आश्रत रूप से, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, अर्थात सामाजिक दूरी। सभी अधिक सरकारी, गैर सरकारी कम्युनिकेशंस में, संप्रेषण में, ये सोशल डिस्टेंसिंग का मूल मंत्र कोरोना से बचने के लिए दिया जाता है। यद्यपि इसका भावार्थ शारीरिक दूरी है, लेकिन इसको सोशल डिस्टेंसिंग कह देने से और सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में परिभाषित करने से सबसे बड़ी चुनौती जो दिव्यांग और दृष्टिबाधित समाज के सामने आई, वो ये आई है कि भावनात्मक रूप से, चाहे परिवार हो, चाहे समाज के अन्य आयाम हो, सामाजिक आयाम हो, इकाइयां हो, उनमें कहीं ना कहीं इस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण एक मनोवैज्ञानिक दूरी भी पैदा हो गई एक दूसरे से। हम आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि वैसे तो सभी का जीवन एक दूसरे के सामाजिक सहयोग से आगे बढ़ता है, लेकिन हम दृष्टिबाधित और दिव्यांग जनों का जीवन आज जो परिवेश है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, उनकी सुगम्यता न सुनिश्चित होने के कारण हमें उस सहयोग की और अधिक आवश्यकता होती है। और इस महामारी के समय जब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म हो रहा है लाइफ का, तब इस तरह का सहयोग जो वांछित है वो हमको नहीं मिलता। उसका परिणाम सबसे पहले मानसिक तौर पर हमारा आपका संबल टूटता है, हमारा विश्वास जो अपने में है वो डूबता है, और जो चुनौती अपनी सुरक्षा की, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए रखने की, अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन की, ये सब
चुनौतियां और गंभीर हो जाती हैं हमारे सामने। उन दायित्वों का निर्वहन करना और कठिन हो जाता है और मानसिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो यही निवेदन करूंगा कि जब हम पुनर्वसन की बात करते हैं, कोई भी अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, तो मैं समझता हूं आपकी लिमिटेशन है, आपके केंद्र की लिमिटेशन है, सरकारी विज्ञापनों में, सरकारी वाद और संप्रेषण में आप को वही जो एक्सेप्टेड वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, उसका प्रयोग करना है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को व्याख्यायित करिए और उसमें साफ साफ आपके सभी कम्युनिकेशंस में जो भी अवेयरनेस के लिए आप टूल किट या माध्यम चुनते हैं, उसमें स्पष्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब भावनात्मक दूरी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के अभिप्राय केवल और केवल सुरक्षित शारीरिक दूरी रखना है। और ये शारीरिक दूरी भी कुछ प्रिकॉशंस के साथ आप अगर मेंटेन ना करें और किसी का सहयोग करें तो आप असुरक्षित नहीं हो जाएंगे। ये मैसेजिंग बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं ये पहला कदम होगा किसी भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के लिए। किसी भी मटेरियल की तैयारी में हमको ये स्पष्ट करना चाहिए। मैं विभाग को भी कई बार इस संबंध में लिख चुका हूं और मुझे मालूम है कि विभाग भी इस मामले में काफी सकारात्मक है और सरकार के अन्य अंग भी बहुत सकारात्मक हैं इसमें, और इस बात का एहसास किया गया है। और यही कारण है कि जो पिछले साल गाइडलाइंस जारी हुई डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें ये प्रावधान जरूर किए गए थे जिससे कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को गलत ना समझा जाए और उसके कारण न तो मनोवैज्ञानिक रूप से और न ही सामाजिक रूप से दृष्टि दिव्यांगों और अन्य दिव्यांगों को किसी प्रकार का लेफ्ट ओवर ऑब्जेक्ट के रूप में न ट्रीट किया जाए। मैं इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब मान लीजिए टेस्टिंग के संबंध में आप सब जानते हैं, किसी को कोई लक्षण आए, दृष्टि दिव्यांग हो या कोई दिव्यांग हो, कुछ कुछ राज्यों में प्राइवेट टेस्टिंग नहीं होगी। हर आदमी प्राइवेट टेस्टिंग अफोर्ड भी नहीं कर सकता और ग्रामीण इलाके में जो हमारा दृष्टि दिव्यांग और अन्य प्रकार के दिव्यांग, उनके लिए तो प्राइवेट क्या गवर्नमेंट टेस्टिंग भी दूर की बात। अब इसका निदान क्या है? इसका निदान है ये एक अलग, और वो गाइडलाइंस में वो बात कही गई है, क्योंकि मैं उस गाइडलाइंस के बनवाने में पूरी सक्रिय मैंने भूमिका अदा की कि आप होम सर्विस के माध्यम से टेस्टिंग कराएं। अगर कोई एक हेल्पलाइन हो अलग डिजिग्नेटेड। अभी हाल में ही मैंने एक पत्र लिखा है उस संबंध में, उस पत्र में जो अनुशंसाएं की गई हैं इसी तरह की हैं जो मैं अब आपसे चर्चा कर रहा हूं, और डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट ने भी उसको स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा है और ये मामला उच्चतम न्यायालय में भी मैं ले गया। तो टेस्टिंग घर पर हो, उस हेल्पलाइन पर वो रजिस्टर करें अपने आप को, और हेल्पलाइन डिजिग्नेटेड हो डिसेबल्ड के लिए, और उसको मॉनिटर एक जिम्मेदार जिले स्तर का अधिकारी करे और 2 घंटे के अंदर अंदर वांछित सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे टेस्टिंग हो, ट्रीटमेंट को लेकर बड़ी समस्या आती है। हॉस्पिटल ले जाइए तो लोग कई जगह मैंने देखा कि कहते हैं आप एस्कॉर्ट लाइए, कोई ना कोई रहना चाहिए इनके पास। ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना से ग्रसित हो गया है उसके साथ परिवार वाले भी रहने में कुछ,
और जिस तरह की भीड़ है इस समय, अगर अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए तो एडमिशन मिलना कितना डिफिकल्ट है, ये भी हम आप समझ सकते हैं। और एडमिशन अगर मिल भी गया तो एडमिशन के बाद जनरल वार्ड में आपको रखा गया, वहां पर जनरली जो एक्सपीरियंस हमको मिला है और जो रिपोर्ट्स मिली, हमने बहुत से साथियों की मदद की है इस दौरान, जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो उनमें होता क्या है। ये सारी मैं व्यवहारिक बातें कर रहा हूं क्योंकि आप सब रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं और आपको इन चीजों में और संवेदनशील और सक्रिय होना होगा। जनरली वहां होता क्या है जनरल वार्ड में कि आपका खाना कोई रख के चला जाता है, और रख के चला जाता है, आप अपने आप ले लीजिए। अब एक दृष्टिबाधित को पता नहीं कि वो दवा कौन सी है, कब लेनी है, कौन सी वाली कब लेनी है, कितनी लेनी है, खाना रख गया पता नहीं चला। और सबसे ज्यादा जो समस्या है वो टॉयलेट आदि के यूज होते हैं जनरल वार्ड में। जब आपको ओरिएंटेशन नहीं और आपको कोई वहां मदद करने वाला, ये कुछ बड़े अस्पताल में जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं। और लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी है जब स्थिति ऐसी हो। ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट तो आप घर में नहीं दे पाएंगे, और होम आइसोलेशन की बात होती है ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए कई बार, और लोगों के लिए संभव है। होम आइसोलेशन अगर कोई डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है, उसके लिए संभव इसलिए नहीं कि कितने स्पीड पर चल रहा है, उसको मॉनिटर करना उसके लिए दिक्कत है। ऑक्सीजन का लेवल क्या है उसका समय समय पर मॉनिटर करना पड़ता है, वो दिक्कत है। तो इसलिए कोविड केयर सेंटर में तो उनको कम से कम ऑक्सीजन की सपोर्ट हो तो जाना ही पड़ेगा। वेंटिलेटर की जरूरत हो तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जो निवेदन किया है वो ये किया है कि हर अस्पताल में, कम से कम सरकारी अस्पताल में, हर जिले में 1 या 2 बेड ऐसे आइसोलेटेड अलग से हों जहां पर डिसेबल्ड रह सके और टॉयलेट वगैरह से वेल कनेक्टेड। साथ ही नर्सिंग स्टाफ को वहां जो रिक्रूट किए जाए उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है कि आप रख के नहीं जा सकते दवा, आपको बताएं, या आप समय समय पर आकर दे दें। अदरवाइज भी वो लोग ड्यूटी पर रहते ही एक्सपोज तो हैं ही, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस हैं बेचारे, एक्सपोज्ड हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनको एक बार सेंसिटाइज करें तो वो इस काम को इस तरह से करने में मुश्किल। अब आप वैक्सीनेशन पे आ जाइए। वैक्सीनेशन में अब जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से हमारे गांव के लोग नहीं, हम लोग कुछ जो फॉर्चुनेट हैं वो लोग कर लेंगे। तो इसीलिए हमने एक पहल की थी कि घर घर उनको रजिस्टर करके आप वैक्सीनेट कराइए। और मुझे खुशी है आप सबसे साझा करने में कि हमारी तमिलनाडु शाखा ने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। और तमिलनाडु सरकार ने कल ही घोषणा कर दी है कि दिव्यांगों का वैक्सीनेशन घर घर जाता है। तो ये कुछ आप जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें काफी मदद कर सकते हैं और साथ में सहयोग भी कर सकते हैं जहां जहां आवश्यक हो। आप भी कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं दिव्यांगों के लिए। तो ये मैं निवेदन आप सबसे करूंगा। सामाजिक चुनौती इस मानसिक तनाव की स्थिति में जो महामारी के कारण पैदा हुआ है, परिवारों में भी मनोवैज्ञानिक रूप से काफी दिव्यांगजनों में
डर के कारण, असुरक्षा के कारण और भविष्य के प्रति चिंता के कारण एक बड़ा मानसिक रूप से दबाव वाला वातावरण। हम सब मिलकर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अगर कोई प्रयास करें तो इस संबंध में भी हम मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलिंग करके इस मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। ये भी एक पहल हो सकती है। विभाग इसमें इनिशिएटिव लेकर इस तरह की पहल कर सकता है। हमने ये भी लिखा है और हमारा प्रयास हेल्थ मिनिस्ट्री से भी है इस सब संबंध में। लेकिन अंततोगत्वा जब डिसेबिलिटी फील्ड की बात आएगी तो पुनर्वास केंद्रों को, हमारे विभाग को और प्रदेश सरकार में हमसे संबंधित विभागों को और अधिकारियों को एक सेना के रूप में इसमें काम करना होगा, ताकि हमारे साथियों के जीवन की रक्षा हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो और इस महामारी से जो हमारी प्रतिभाग हमारा समाज में प्रारंभ हुआ था, अभी बहुत नई यात्रा है। हमें एक्सक्लूजन की जगह इंक्लूजन की एक नई यात्रा है, बहुत पुरानी नहीं है। इस यात्रा को अबाध रूप से जारी रखा जा सके, ये भी बहुत आवश्यक है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपको सुझाव रखे, ये कोई स्पेशल फेवर सरकार से या समाज से हम नहीं मांग रहे। हमने, आपने सबने राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट को अच्छी तरह पढ़ा। उसमें कई अधिकारों के साथ साथ हेल्थ के राइट्स भी हैं, एजुकेशन के राइट्स हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में राइट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में राइट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में राइट्स हैं। उसी तरह से हेल्थ के संबंध में भी सेक्शन 25 में राइट्स निहित है। और उनमें जो मूल रूप से कहा गया है वो ये कहा गया है कि उनकी नियरेस्ट विसिनिटी में उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, प्रायोरिटी इन अटेंडेंस ऑफ ट्रीटमेंट हो, ये सब बातें कही गई। ये मैंडेट है, शैल है। उसी मैंडेट को इंप्लीमेंट करवाने के संबंध में जो मैंने बातें कही वो उसी मैंडेट के अनुरूप। और मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स का, वो भी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की श्रेणी में ही आते हैं अगर आप बृहद रूप से देखें, बहुत बड़ा रोल है। और इस मैंडेट को पूरा करने में यदि सरकार द्वारा कोई आदेश निकलता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का भार और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की सफलता आप सब पर ही निर्भर है। आज इस विश्व में इस महामारी के कारण मानवता खतरे में, इस महामारी के कारण कम से कम ये मैं कह सकता हूं कि हमारी ग्रामीण और निर्धन दिव्यांगों की जो पॉपुलेशन है उनका अस्तित्व खतरे में है। और हम आप सब जो अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि संसाधन कम से कम हमारे पास हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि इन संसाधनों में, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे आपकी हमारी ऊर्जा के रूप में हो, चाहे हमारी आपकी एक कार्यों के रूप में हो, उन संसाधनों का उपयोग अब समय है जब हम अपने उन साथियों को के लिए करें जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो निर्धनता की मार भी झेल रहे हैं और कोरोना ने
उस मार्ग को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि इन संसाधनों पर जो हमारे आपके पास हैं उनका भी अधिकार है। उनको भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमारे संविधान ने, कानून ने दिया है, और उनके इस अमूल्य अधिकार की रक्षा हम सबका दायित्व है, क्योंकि वे भी पोटेंशियल रखते हैं अपने में। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में हमारे आपके बराबर योगदान करने की क्षमता उनमें है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि इन क्षमतावान व्यक्तियों को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करें, हर संसाधन जो हमारे पास है उसका अधिक से अधिकतम उपयोग करें, और इसको अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए जो कोरोना ने चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, शैक्षिक चुनौतियां, जीवन के अधिकार पर जो कुठाराघात किया है, जो चुनौती दी है, उस चुनौती का सामना करने के लिए हम सबको एकजुट होकर अपनी पूरी ऊर्जा लगानी होगी। मुझे विश्वास है कि आप सब रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स अपने इस दायित्व को समझेंगे और इन व्यवहारिक पक्षों को जो मैंने रेखांकित किए हैं एक कानूनी दायित्व समझते हुए भी सामाजिक दायित्व के अतिरिक्त पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सीआरसी लखनऊ का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, विशेष रूप से नागेश पांडे जी का, कि आपने मुझे इस वेबिनार में शामिल होने का मौका दिया, और हमारे ये रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जो दिव्यांगता के क्षेत्र में विकास के स्तंभ हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर, आपका कुशल निर्देशन, और आज के इस कठिनता भरे दौर में, इस कठिन समय में दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाने, अधिकारों के लिए लड़ने और उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए किया जाने वाला सहयोग उत्कृष्ट और सराहनीय है। सीआरसी लखनऊ का परिवार, संपूर्ण परिवार हमारा आमंत्रण स्वीकारने और आज इस पटल पर अपने भाव व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अगले वक्ता के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह सर, भूतपूर्व ब्रेल अधिकारी, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान देहरादून, एवं विद्यार्थियों को प्रिय बच्चों जैसा भाव देने वाले आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह सर, आप सादर आमंत्रित हैं, आए और हमारे बीच कोरोना महामारी के समय दृष्टि दिव्यांगजनों के समक्ष शैक्षिक चुनौतियां क्या हैं, इस विषय पर अपने भाव रखें। आदरणीय सर। आदरणीय सीआरसी निदेशक महोदय और हमारे परम आदरणीय, मैं इस अवसर पर मित्र भी कहना में मुझे हिचक नहीं है, यद्यपि यह औपचारिक मंच है, लेकिन हमारे परम मित्र आदरणीय रुंगटा साहब, सीआरसी के अन्य पदाधिकारीगण और इसमें प्रतिभाग कर रहे और अलग अलग प्रोफेशनल्स, बड़ा ही सामयिक विषय है आज। इस पर कहने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, केवल सभी इस विभीषिका से ग्रसित हैं और सारी मानवता इससे प्रभावित है, चाहे भारत हो या अन्य देश हो। एक चुनौती है संपूर्ण मानवता के लिए कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जहां
कोई शायद ही क्षेत्र हो जो अछूता हो, आर्थिक क्षेत्र हो या जो भी है। इस संदर्भ में दृष्टिबाधित हम जैसे लोग भी इस मानवता के, इस समाज के हिस्सा हैं। और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो हमारे आदरणीय रुंगटा साहब ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, और मैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा अनाधिकार चेष्टा करते हुए, क्योंकि शायद थोड़ा सा ही उनका परिचय, यूं तो इतना परिचय है कि वर्णन करने में लग जाएगा घंटों। यहाँ मेरे साथ उनका बड़ा ही सानिध्य बचपन से रहा है, हमारे स्कूल के ही छात्र रहे हैं, और हम लोगों ने एक साथ कार्य शुरू किया था। और आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लब्ध ख्याति व्यक्तित्व के हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन में भी कोई पद को सुशोभित करते हैं वो। तो अनेक अवसरों पर जो यूएनओ में और कई जगह भारत सरकार की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है और करते रहते हैं। तो कहना न होगा कि दृष्टिहीनों के आज के संदर्भ में उनके बराबर कोई नेतृत्व नहीं है, उनके अधिकारों को लेकर के लड़ने वाले और उनके अधिकारों के पोषक के रूप में, उनके उत्थान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए। तो मैं ये थोड़ा सा अनाधिकार चेष्टा करते हुए उनके बारे में बताना जरूरी समझा। और दूसरी तरफ मुझे तो विश्वास नहीं था कि वो समय निकाल पाएंगे, लेकिन ये सीआरसी लखनऊ का मैं समझता हूँ सौभाग्य है, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो मिल गए। तो मैं उनको भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने समय निकाला, और व्यक्तिगत और व्यवहारिक अनुभव जो उन्होंने खुद किए हैं, उन्होंने बात की है, इसमें लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव किया है और किया है, यथार्थ में करते रहते हैं। कानूनी प्रक्रिया के जरिए सरकार विनम्रता से माने तो माने, नहीं तो उनके पास सरकारी प्रक्रिया है जो उनके प्रोफेशन का दृष्टिबाधितों को बड़ा लाभ मिलता रहता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए अपने विषय पर आना जरूर चाहूंगा, क्योंकि अवसर उसी का है। तो इसमें हम जो है पहले तो ये देखें कि दृष्टिबाधितों के लिए, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ता रुंगटा साहब ने बताया, कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहें हम लोग कि एक वर्ड यूज किया जा रहा, हालांकि इस पर बड़े बड़े विद्वजनों ने चर्चा की होगी और क्या समझा नहीं समझा। सोशल डिस्टेंसिंग ये बड़ा ही भ्रामक और एक नकारात्मकता को जन्म देता है, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना काल में होना ये चाहिए कि, और है भी व्यवहारिक तौर पे, कि शारीरिक दूरी हो, शारीरिक सानिध्य नहीं होना चाहिए। ये इसका जो मूल मंत्र है वो यही है। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नागरिक शास्त्र सिविक्स में कि मैन इज ए सोशल एनिमल, आज इसको आप पाठ पढ़ा रहे हो कि नहीं भाई, सोशल डिस्टेंसिंग। तो उस समाज में जो दृष्टिबाधितों का एक हिस्सा है, एक संख्या, जनसंख्या है एक इकाई के रूप में, उसमें वो कहीं ज्यादा अपने को असहाय महसूस करता है। वो इसलिए कि दृष्टिबाधा के अभाव में जो उसकी 4 इंद्रियां रहती हैं, उसमें प्रमुख रूप से स्पर्श और श्रवण, ये 2 की बड़ी भूमिका होती है उसके ज्ञानार्जन में, उसके भरण पोषण में, उसके पुनर्वास में, उसके शिक्षण प्रशिक्षण में। इस संदर्भ में जब हम लोग एक कहते हैं कि दूरी बनाई जाए, तो मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अगर समाज का कोई वर्ग प्रभावित होता है वो दृष्टिबाधित समाज है। और सामाजिक प्रभावों पर तो चर्चा हमारे पूर्ववर्ती रुंगटा साहब ने किया। अब मैं थोड़ा सा, यद्यपि बहुत ज्यादा तो इस पर प्रभाव पर चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं मानता हूं कि जो इसको हम पहले 2-3 तरह से देखना चाहेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य तौर पर हम वर्बलिज्म का सहारा लेते हैं बोल करके, दूसरा उसको स्पर्श के माध्यम से, और इसको हम 3 तरह से लेंगे। एक शिक्षा जो हम प्राइमरी स्तर पर दे रहे हैं, दूसरी शिक्षा जो माध्यमिक स्तर पर दे रहे हैं, और एक शिक्षा जो स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर या यूनिवर्सिटी स्तर पर है। तो
ये पाया गया है, और आपको मालूम होगा जितने आप लोग बैठे हैं, कि दृष्टिबाधिता की सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही स्पेशल स्कूल्स का प्रोविजन किया गया, और अनेक उसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि एक कक्षा में 8 से 10 तक ही दृष्टिबाधित होने चाहिए। इसके पीछे उदाहरण लक्ष्य क्या था? क्यों कि उनको एक तो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन की जरूरत पड़ती है, नंबर एक, क्योंकि उनको स्पर्श द्वारा जो हमारे एक्शन बेस्ड क्रियाएं हैं पढ़ाते समय, उनको सिखाना पड़ता है। साइटेड व्यक्ति के साथ, जो बच्चों के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप ब्लैक बोर्ड पर या दूर से कोई चीज दिखा रहे हैं तो देख लेता है, लेकिन हमारा जो दृष्टिबाधित बालक है, खास तौर से मैं प्राइमरी स्कूल में ही ज्यादा अपनी बातों को केंद्रित करूंगा, क्योंकि दुष्प्रभाव भी जो पड़ रहा है वो प्राइमरी स्तर के ही विद्यालयों में शिक्षण पर पड़ रहा है। और शुरू में सारी जो क्रियाएं हैं वो क्रिया आधारित हैं, एक्शन बेस्ड हैं, जिन पर कि आपको हाथ से बताना ही पड़ेगा। उसमें वर्बलिज्म का मतलब शाब्दिक तौर पे वर्णन करके आप उसका बहुत लाभ अपने शिक्षण में नहीं पहुंचा सकते। तो जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो उसमें जो आप अपने टेक्निकल तौर पे कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग में प्लस करिकुलम जैसे टेलर फ्रेम, अवेकस, या जो भी क्रियाएं आप सीखते हैं स्पेशल दृष्टिबाधितों के संदर्भ में, ब्रेल, मोबिलिटी, उनको वो सारी क्रियाएं जो हैं वो एक्शन बेस्ड हैं, स्पर्श आधारित हैं। उसको आप जब तक छू करके उसको नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं समझेगा। तो हम अपनी चर्चा को प्राइमरी स्तर तक रखें, और इस संदर्भ में जो मैं आए दिन पिछले साल भर से कोरोना के संदर्भ में सरकारी स्तर पर और हमारे एनएफबी के रुंगटा जी के द्वारा भी कई बार इस तरह के मीटिंगों में जाना हुआ है, कि जहां दृष्टिबाधितों के लिए ऑनलाइन लेसन्स डेवलप किए जाएं और उनको क्लासेस दी जाएं। तो हमारे स्वर्गीय मित्तल साहब भी थे, एक बार हमसे पूछने लगे कि भाई बात ये चल रही है कि हम लोग ब्रेल को कैसे पढ़ाएं, क्या ऑनलाइन ब्रेल को पढ़ा सकते हैं? सॉरी सर, माइक म्यूट हो गया सर, माइक म्यूट हो गया है सर। हेलो, जी सर, आ रही है आवाज? जी सर, जी सर, स्पष्ट आवाज। नहीं, कितनी देर हुई? बस सर 10 सेकंड, 10 सेकंड। बता दीजिएगा हमको। हाँ जी सर। तो उसमें वो कहने लगे कि कहा गया है, मांगा जा रहा सुझाव मीटिंगों में कि हम लोग ब्रेल को कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि ये तो असंभव बात है भाई। ब्रेल जैसी विधा को ऑनलाइन पढ़ाना, केवल उसमें अक्षर समझाना या नंबरों की गिनती कराना, ये तो संभव नहीं है। अगर उसी को ब्रेल का ज्ञान कहेंगे, शिक्षण कहेंगे, तो बात जुदा है। ब्रेल सर्वथा क्रिया पर आधारित है, एक्शन बेस्ड है। उसको जब तक हम लोग आमने सामने नहीं सिखाएंगे, गलतियों को लिखेगा, बताएंगे, हम बिना छुए उसको डॉट्स का ओरिएंटेशन नहीं कराएंगे, हाथ जब तक नहीं लगाएंगे, नहीं हो सकता। तो उसमें कुछ एक तरह के आए सुझाव कि क्या हम लोग कुछ ग्रुप बना लें, सेल्फ हेल्प। पुरानी बात है, जब वो जिंदे थे तभी की बात है, अभी 8-10 महीना पहले की बात है। इस तरह का हम लोग कर सकते हैं कि जहां जहां गाँव में हो, क्योंकि आजकल विद्यालय तो सारे बंद हैं, स्पेशल स्कूल विद्यालय सारे ही बंद हैं, दृष्टिबाधितों के भी बंद हैं, कहीं हो नहीं रही पढ़ाई। तो निश्चित रूप से नुकसान जो हो रहा है, साल 2 साल से शैक्षणिक नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जो हमारा नेत्रवान बच्चा है, दृष्टिवान जो बालक है, उसको क्षति मैं नहीं मानता। केवल सामाजिक और भावनात्मक तो हो सकता है कि वो स्कूल से दूर हो, लेकिन शैक्षणिक स्तर पर मुझे नहीं लगता कि वो हमसे कहीं पीछे है। उसका सब सामान्य गति से सब चीजें सीख रहा है ऑनलाइन। लेकिन हमारा जो दृष्टिबाधित बालक है, निश्चित रूप से खासतौर से जो क्रिया आधारित पाठ योजनाएं हैं, लेसन प्लान है, लेसन हैं, उनसे वो वंचित रहेगा।
और इसका नुकसान उसको आगे कई वर्षों तक करना पड़ेगा। वो तो अलग मुद्दा है, बहुत दिक्कत सभी को हो रही है। लेकिन अब यह है कि ऑनलाइन संभव नहीं हो सकता जहां तक मैं समझता हूँ। मोबिलिटी है जहां भी, क्योंकि स्पर्श के ही द्वारा तो ग्राह्य है उसके लिए। आप ध्वन्यात्मक तौर पे कोई भी वर्णन कर दें वहां पर कुछ, हालांकि मुझे ज्ञात हुआ है कि कई विद्यालयों ने इस तरह की चेष्टा की है कि ऑनलाइन लेसन्स डेवलप किए हैं और उसको पोस्ट किया है लोगों को अपने अपने बच्चों के लिए। उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि केवल लेसन बना देना मौखिक दृष्टि से वो भी ध्यान देने योग्य है कि हम वर्बलिज्म के द्वारा आवाज तो आने लगी। चीजों को कितना वर्णन कर पाएंगे, कितना शब्दों का चयन करते हैं, वो अलग मुद्दा है। क्योंकि ये कला है, केवल पढ़ लेना। आप ये मान लीजिए किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट देते हैं तो आप किस तरह से उसका वर्णन करते हैं, ऐसा सुगम्य बनाइए, ऐसा सुबोध बनाइए कि उसको उसकी ग्राह्यता सरल हो जाए, उसको समझ में आए। तो वो भी देखने वाली बात है। तो प्रयास तो बहुत हुए हैं इसमें, जो सुना मैंने कि कुछ लोगों ने किया। लेकिन मेरा मानना आज भी है कि कोरोना के कारण दृष्टिबाधितों के जो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं उसमें निश्चित रूप से बालकों के लिए मैं मानता हूं कि बहुत नुकसान हो रहा है। और ब्रेल जैसी जो विधा है उस पर उनका जो नुकसान हो रहा है वो बहुत कठिन है। और ऑनलाइन जो भी इस तरह के प्रयास किए गए हैं या सोचा जा रहा है, मैं नहीं मानता कि वो इतने सार्थक और समीचीन होंगे जिससे कि वो बच्चे सीख पाएं। और इसमें जरूर लोगों की राय अवश्य लेनी चाहिए कि हम जो मटेरियल बना रहे हैं वो कितना बोधगम्य होंगे, कितना उनको हम लाभ पहुंचा पाएंगे। लेकिन कुछ विषय तो ऐसे हैं जहां नहीं संभव है। अगर ऐसा होता तो मैंने देखा भी नहीं कहीं कहीं पे डिस्टेंस मोड में या कहीं ब्रेल को, ब्लाइंड को ब्रेल सिखाते हुए। हाँ, कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर बनाया गया। साइटेड को तो सिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है। टीचर्स ट्रेनिंग में आप सिखा सकते हैं, वो देखते हैं। लेकिन ब्लाइंड के लिए भी बहुत दिक्कत है। हालांकि साइटेड को भी ब्रेल शिक्षा सिखाना कठिन है। वो लिखेगा तो हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि ये वो वन वे ट्रैफिक नहीं है ब्रेल की। आपने बोला और लिख लिया और हमने उसका फीडबैक नहीं मिलेगा। तो फिर भी काफी हद तक उसको आप सिखा सकते हैं। लेकिन बच्चों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, इसी तरह से उसके लिए स्किल डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं बच्चों की, जो स्कूलों में जब आता है बच्चा, परिवार के स्तर पे देखें तो अगर आप इस तरह का जो एक स्टिग्मा पैदा हो गया है कोरोना के नाम पर, तो उनके जो माँ बाप हैं वहीं से शिक्षा शुरू हो जाती है। क्योंकि विद्यालय जब शुरू होता है, विद्यालय जो शिक्षा हमारी तभी शुरू हो जाती है जब बच्चा विद्यालय परिवार में होता है। अगर स्ट्रिक्टली अगर हम देखें तो डिस्टेंसिंग तो बच्चों को भी करना, पेरेंट्स को भी करना चाहिए अपने बच्चों से इस संदर्भ में तो। लेकिन साइटेड बच्चे को तो आप कहोगे देखो ऐसे नाक साफ कर लो, ऐसे ब्रश लगा लो, ऐसे मुंह में डालो, इस तरह से कपड़े पहन लो, ये तो आप क्रियाशील जो क्रियाएं हैं उनको आप दृष्टिगत माध्यम से समझा सकते हैं। लेकिन जब तक हम बच्चे को एक एक चीज उसको नहीं बताएंगे, टूथपेस्ट पे हाथ कैसे लगाया, टूथपेस्ट कैसे लगाया जाता है, कैसे बटन लगाया जाता है, कंघी कैसे की जाती है, ये सब जो उसके डेली लिविंग स्किल्स हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कि प्रारंभिक स्तर से ही शुरू हो जाता है, जो स्कूल का हिस्सा बनने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ती। तो अगर मैं ये कहूँ कि प्राइमरी स्तर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो शैक्षणिक प्रभाव हैं निश्चित रूप से बहुत नकारात्मक हैं, बहुत एडवर्स हैं। और उनको उनके निराकरण के लिए बहुत कम संभावना है जहां हम उनकी मदद कर पाएं। और उसमें फिर भी जिंदा तो उसको रखना ही है, उसको करना ही है। लोग साहस बटोर के करते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है अपने बच्चों को नहीं करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप बच्चों के तिरस्कार तो नहीं कर सकते। लेकिन जब बच्चा हमारे विद्यालय में आ जाता है वहां पर जरूर दिक्कत है। और खास तौर से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं जहां पर कि हॉस्टल की व्यवस्था होती है, वहां पर ग्रुप में रहते हैं। तो उनके लिए जो कोरोना का संप्रेषण है एक दूसरे
में प्रसार का ज्यादा संभावना उसमें बनती है। इसलिए उनका मतलब हर तरह से उनकी जो शिक्षा दीक्षा है प्रभावित होती है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें तो बहुत कम संभावना लगती है। कोशिश ये की जाए कि हम लोग कुछ कुछ इस तरह के बड़े, उसमें बड़े सजग लोग हों, बड़े अनुभवी लोग हों, कुछ ही हद तक कुछ विषयों पर जैसे डेली लिविंग स्किल्स है या मोबिलिटी है, इन पर कुछ लेसन्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन यही बार बार मैं आग्रह करूंगा कि उन बनाते समय जो भी मटेरियल ऑडियो बनाए जा रहे हों उनकी चेकिंग जरूर कराई जाए कुछ ग्रुप से, कुछ लोगों से, कि जो शब्द चयन किए गए हैं, जो वर्णनात्मक, जो वर्बल वोकैबुलरी है, वो कितना बच्चे को पहुंचा पाती है, कितना बोधगम्य बना पाती, कितना उसको समझ पाता है। इस पर ये टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ कुछ ऐसे लेसन्स हमने सुनने को मिले हैं जो बहुत केवल ड्यूटी समझ करके टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई कि नहीं आपको लेसन्स बनाना है, आपको ये करना है, ऑनलाइन पोस्ट करना है, बच्चों को देना है। उनकी ड्यूटी है, करते हैं। वो कितने कारगर हुए, कितने इफेक्टिव हुए, अब वो देखा मैंने, बहुत प्रभावी तो नहीं है, बच्चे उससे कुछ नहीं सीखेंगे। इसी तरह से बच्चों का जो आता है और शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उसमें भी बहुत सी गतिविधियां, सारी चीजें ही निर्भर करती हैं स्पर्श के माध्यम से, वहां भी प्रभाव। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी क्षेत्र शायद शायद प्रशिक्षण का हो, शिक्षण का हो, उस सब पर प्रभाव कोरोना काल में पड़ रहा है। और शायद उसका बहुत समाधान नहीं है, उसका यही है कि उसके साथ हमें जीना होगा। और अभी जो दिखाई दे रहा है कि बहुत समाधान दिखता नहीं है, फिर भी हमारे आए दिन सुनता रहता हूं कि कई साथी कोरोना के काल कवलित हो जा रहे हैं। दो चार हमारे रुंगटा जी बताते रहते हैं, देश भर के उनके पास आंकड़े आते हैं। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि इस समाज में जो सब नुकसान उठाने वाले अगर कोई है वर्ग, तो वो दृष्टिबाधित है, जहां उसको आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी दिक्कतें पैदा हुई हैं। अगर आप देखें तो मोबिलिटी जैसी चीज है, लोग रास्ते में जाते थे, उनका रोड क्रॉस करा देते थे, उनको पकड़ कर बाहर निकाल देते थे उनको मदद करने के लिए। ऑफिस में कोई आदमी उसको कुछ देगा नहीं क्योंकि फाइल है उसकी, और भी चीजें तो जो कि स्पर्श किए बगैर हो ही नहीं सकती हैं। उसको खाना देना, क्योंकि उसको बिना बताए आप चाय भी नहीं दे सकते कि यहाँ चाय रखी है। तो कहने का तात्पर्य कि मनुष्य दृष्टिबाधित के का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें क्रूर कोरोना ने अपने प्रभाव न छोड़े हों। तो मैं तो ये मानता हूं कि शिक्षा में जहां प्रभाव डाल ही रही है कोरोना महामारी, उससे कोई भी क्षेत्र दृष्टिबाधितों का जो अछूता नहीं, उसके लिए ज्यादा चुनौतियां हैं। अब ब्रेल में जहां तक हमारी बात हो रही थी कि भाई किसी ने, जब वो कोरोना शुरू हुआ था पिछले साल, तो लोगों ने कहा क्या अब छूने से फैलता है तो क्या किताबें हम लोग सैनिटाइज करेंगे, उसको डार्ट्स तो मिट जाएंगे। तो हालांकि अब वो उतना वो हापो ही वाली स्थिति नहीं है, कि यद्यपि ये बात सही है कि हर चीज को सैनिटाइज करने की जरूरत थी, शुरू में बहुत प्रचार प्रसार किया गया था पिछले साल। तो मैंने कहा भाई तो डार्ट्स मिट जाएंगे भाई, अगर सैनिटाइज कर देंगे, उसमें पानी डाल दोगे उसमें, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो किताबें खराब हो जाएंगी। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि हम साइटेड लोग तो देख करके पुस्तकों को पढ़ते हैं, और ब्लाइंड लोग जो हैं करके एक पुस्तक दूसरे को देंगे, दूसरे को तीसरे को देंगे, पुस्तकों का अभाव भी रहता है। तो वहाँ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ सकती है दृष्टिबाधितों के पढ़ने पढ़ाने में। तो ले देकर बात यही है कि उस श्रव्य माध्यम ही बचता है जिसके माध्यम से जितना अधिकाधिक
कोशिश हम लोग अपने स्तर पे जो शिक्षक वर्ग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, कोशिश करें कि हम जो है बालकों के लिए चुनौती तो जरूर है, लेकिन जो माध्यमिक स्तर पे विषय हैं, सामाजिक विषय है या कुछ और तरह के विषय हैं, इतिहास, भूगोल, मतलब उनका आप वर्णन करके, समझा करके, स्पेशली डिजाइन करके लेसन प्लान्स इस तरह के बना सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनका नुकसान ना हो, क्योंकि साल डेढ़ साल अभी भी नहीं मालूम कितने दिनों तक विद्यालय बंद रहेंगे। तो इस चुनौती को देखते हुए हमें बजाय इसके कि अपने भाग्य को कोसें, हमें उससे लड़ने के लिए जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनका दायित्व ज्यादा बढ़ता है। उनकी सूझबूझ, उनकी अपनी समझ ही ऐसी है जो इस तरह के जो कमी पैदा हुई दृष्टिबाधिता के कारण, तो बहुत सी कमी पहले से ही है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप अन्य साधन अपना रहे थे। लेकिन कोरोना के संबंध में तो जो सीमाएं स्पर्श क्षेत्र में आई हैं, बिना स्पर्श के तो कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो यह एक बचा जो श्रव्य, उसको उसका आप अधिकतम इस्तेमाल करके सामग्री बना सकते हैं, और बच्चों को, और जो हमारे माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो हमारे कॉलेज स्तर के विद्यार्थी हैं उनको कोई बहुत समस्या आएगी, क्योंकि उन तक कोई क्रिया बेस्ड, एक्शन बेस्ड विषय नहीं होता हो, तो ऑडियो मटेरियल यूज करते हैं हाई स्कूल के बाद। लेकिन हमारे प्राइमरी स्तर तक के जो बच्चे हैं, निश्चित रूप से वो इससे वंचित रहेंगे, और नुकसान उनका जो हो रहा है उसकी भरपाई हम लोग बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। खास तौर से जो ब्रेल है, वो आधार ही उसका ब्रेल का स्पर्श है, और स्पर्श ही नहीं करना है, ये वर्जित है। ऐसी स्थिति में हमें देखना होगा कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से चुनौतियां हैं। मैं तो मानता हूं कि आप लोग सोचिए इस पे कि उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और वो नुकसान आगे चलकर कितना प्रभाव डालेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रभाव तो निश्चित रूप से बड़ा चिंतनीय है, बहुत सोचनीय है। और सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठा रहा तो हमारा दृष्टिबाधित बालक, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जिनके लिए हम लोग कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बहुत इस पर कहने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, और कोई ऐसा हमारे पास पैंसिया भी नहीं है कि हम ये बता दें कि भाई इसका प्रभाव का बहुत कम किया जा सकता है। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसकी सोच करके आप अपने बच्चों को जानते हैं, उनके स्तर को। अगर उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेल कितना सीख पाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जनरलाइज लेसन प्लान आप नहीं कर सकते, और इसीलिए प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, इस इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब कि टीचर जो है हर बच्चे के बारे में, उसकी एफिशिएंसी, उसके लर्निंग लेवल को जानता है। तो अगर उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से बहुत कुछ जानते हैं, तो उसको आगे आप थोड़ा बहुत इनरिच कर सकते हैं, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है कि आप ये विद्यालय पर निर्भर करता है, वो अपने बच्चों को ही कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई एक यूनिवर्सल लेसन प्लान बना दिया गया, लेसन डेवलप कर दिए गए, टीचिंग मटेरियल जो आप सबको यूज कर लें। विद्यालय पर बच्चे के स्तर को देखते हुए आप टीचिंग मटेरियल इस तरह के बना सकते हैं। बहुत हद तक नहीं पूरा संपूर्ण होगा, वो कारगर होगा, लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं। इसी तरह से टेलर फ्रेम है, उस पर भी आप उस पर तो सवाल करना होता है। टेलर फ्रेम अगर वो सीख लिया है, अबेकस है, तो इस पे आप या तो ये कर सकते हैं, दो तरह की इस पे चेष्टा हो सकती है कि ऑनलाइन जैसे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश हो सकती है कि उन बच्चों के लिए जूम से अपने घरों पर, लेकिन वो तो अलग अलग रहते हैं, ये भी समस्या है, वो एक जगह इकट्ठे कहाँ मिलेंगे। तो इसमें ये हो सकता है कि भाई हम लोग कहीं ग्रुप बना लें, वहाँ पे बच्चों परिवार से कह करके कि भाई अपने अपने बच्चों को आप इस तरह की सामग्री, मोबाइल और ये सब जुटाएं, और उनको कहें कि भाई आप इस समय पर आएं। और किया जा सकता है, कोशिश तो की जा सकती है। लेकिन मैं फिर भी
यहाँ पर कहूंगा कि ये प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये केवल थ्योरी के लिए बात उस हद तक संभव है कि आप इन क्लासेस आयोजित कर सकते हैं। और ये चेष्टा जो होती है बहुत सरल और आसान लगती है कि हमने लेसन बनाए, लोगों को पोस्ट कर दिया, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसको फीडबैक क्या मालूम कितना सीखा। लेकिन इस तरह का के द्वारा या गूगल के द्वारा बस ग्रुप बना लिए जाए, उनको पढ़ा तक लेकिन कोशिश ये कि उसमें हम केवल उन्हीं विषयों का चयन करें जिस पर कि आपका वर्बलिज्म प्रभावी हो, उस पर ही उसकी द्वारा ही आप अभिव्यक्त कर सकें और उसको अपने आप को उस बच्चे तक कम्युनिकेट कर पाएं, संप्रेषित कर पाएं, शब्दों के माध्यम से समझा पाएं, क्योंकि आपका आमना सामना नहीं है बच्चे के पास। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि उसमें आगे कोई किसी के सुझाव आए, और हम चाहेंगे कि पांडे जी इसमें कुछ और लोगों से फीडबैक लेना चाहें तो लें, और उसमें ज्यादा बताने को रहेगा और हम लोग उस पर काम कर पाएंगे। धन्यवाद पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आज के हमारे बहुविशिष्ट श्रोता श्री रुंगटा सर और श्री वीरेंद्र सिंह सर ने सामाजिक चुनौतियां तथा शैक्षणिक चुनौतियां, इन दोनों विषयों पर उन भावों को, उन समस्याओं को जिनको कि वर्तमान समय में मेरा दृष्टिहीन परिवार अंगीकार कर रहा है, प्रैक्टिकली तौर पर वो किस तरीके से हमारे समक्ष आ रही हैं और हम उनसे निदान के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या विधान कर रहे हैं, इस पर बहुमूल्य राय, महत्वपूर्ण सुझाव सर ने रखे। आदरणीय रुंगटा सर ने बताया कि जैसे औषधालयों में, हॉस्पिटल्स में कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग हम कर लें, लेकिन हमारे साथ किसी न किसी एक सहायक की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। वीरेंद्र सिंह सर ने कहा बहुत से रिकॉर्डेड मटेरियल यत्र तत्र देखने को मिल रहे हैं, बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पर रिकॉर्डिंग मटेरियल पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या क्वालिटी बेस है? क्या उनकी प्रस्तुति इतनी सहज है, इतनी सुगम है, जिसको कि सुनकर मेरे परिवार का दृष्टिबाधित भाई, मेरी बहन या मेरे बेटे और बेटियां उसको अच्छे से समझ पाएंगे? सर ने तो यहां तक उल्लेखित कर दिया कि कहीं वो ड्यूटी पूरी करने के लिए तो नहीं रिकॉर्ड किया गया, अर्थात हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग अपने स्तर तक हो, लेकिन इस स्तर तक न आ जाए कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनने लगे। रिकॉर्डेड मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, निश्चित है उपलब्धता होनी चाहिए, लेकिन उनकी क्वालिटी का ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे लिए ब्रेल का ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कहा जाना और ब्रेल का प्रशिक्षण किया जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सर ने बहुत विधिवत इस पे अपनी राय रखी कि ब्रेल विकास अधिकारी होने के नाते, राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेल के विकास के लिए काम करने के नाते उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मोड पर ब्रेल को पढ़ाया जाना लगभग कठिन लगता है। निश्चित ही आकार, स्वरूप, डिजाइन या इत्यादि जो भी उनकी बातें कर ले हम, उस पर जब तक प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, जब तक फेस टू फेस शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों में लगे हुए विद्यार्थियों से, बालक बालिकाओं से अध्यापक का प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं होती, तब तक यह सुनिश्चित करना लगभग मुश्किल होता है कि कहां तक हम उसे सिखा पाए। आज हमारा सौभाग्य है
धरातली भाव को रखते हुए हमारे दोनों श्रेष्ठ वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्तर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए अपनी बात को मजबूत करने वाले दोनों वक्ताओं ने आज अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे बीच रखे। अगर हमारे किसी प्रतिभागी का कोई एक दो प्रश्न है आदरणीय रोंगटा सर से, आदरणीय वीरेंद्र सिंह सर से, तो मैं निवेदन करूंगा चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख दें, हम सर के समक्ष आपके प्रश्न पहुंचा देंगे। जैसा मैं चैट में देख पा रहा हूं कि सभी लोग इंफॉर्मेटिव सेशन, वेरी नॉलेजेबल सेशन और उन भावों का बहुत बहुत सराहना कर रहे हैं जिन भावों को हमारे वरिष्ठ वक्ता द्वय ने आज हमारे बीच रखे हैं। निश्चित ही नागेश सर, प्रैक्टिकल था। जी जी सर। नागेश सर, क्रांति दर्शन शर्मा जी ने अपना एक एक्सपीरियंस हम लोगों के मध्य रखा है सर। वो बता रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स को इसके लिए जागरूक होना जरूरी है और वो जो कर रहे हैं वो उन्होंने लिखा है, वो लिख रहे हैं कि हम अभी 1 साल से ये कर रहे हैं, ब्रेल में लिखकर साथ ही प्रिंट में लिखकर हम बच्चों को पोस्ट करते हैं और फिर उसी तरह बच्चों के पेरेंट्स बच्चों से लिखवा कर पोस्ट हमें वापस करते हैं। साथ बैठकर जो बच्चे सीखते हैं वह नहीं हो पाता, लेकिन इसमें ब्रेल सिखाने में काफी सफलता मिल रही है। ये क्रांति दर्शन शर्मा जी का एक्सपीरियंस उन्होंने अपना एक शेयर किया था, तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय वीरेंद्र सिंह सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। माइक बंद है सर, माइक ऑफ है। माइक चलाना है, चालू हो गया। इस स्तुत्य प्रयास के लिए मैं क्रांति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम से कम एक सोच तो है कि हम अपने प्रयास से कुछ बच्चे को दे पाएं। यथार्थ ये है कि आप कर रहे हैं, एक प्रयास है, एक छोटा प्रयास है ब्रेल, क्योंकि न करने से कुछ करना तो अच्छा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन इस प्रक्रिया में जटिलता भी बहुत है। जटिलता ये है कि एक बार आप पता नहीं आप बाय पोस्ट भेजते हैं कि क्या रोज ले जाते हैं या नहीं मालूम मुझे, माध्यम क्या कितनी दूरी है विद्यालय से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हमारे हैं वो दूर दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। ये हर जगह व्यवहारिक शायद ना हो पाए, क्योंकि हमारे स्कूल में, मॉडल स्कूल में तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े दूर दूर के बच्चे हैं, तो महीनों लग जाएंगे, 10 दिन 15 दिन आने जाने में, ब्रेल और प्रिंट को भेजने में। लेकिन हाँ, एक अच्छी सोच है इसमें। मैं बार बार पहले भी बोला हूँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ, उसमें पोस्ट करता हूँ। हैं? मैं चंडीगढ़ में से बोल रहा हूँ, बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ क्लास वाइज, उसमें पोस्ट कर देता हूँ और फिर उसी के हिसाब से बच्चे हमें वापस 2-3 दिन में वापस कर देते हैं। तो जहाँ गलती होती है वो तो बता भी देते हैं बच्चों को। नहीं, बहुत अच्छा। उनको आप डायरेक्ट जोड़ कर क्यों नहीं बात करते? जैसे जूम पे एक बार उनको आप क्यों नहीं करते, इस तरह से क्यों नहीं करते जो मैंने कहा? वो इस तरह से नहीं बता कि छोटे बच्चे हैं और उनके साथ में बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो जब पेरेंट्स, अभी आपने बताया ना, अभी आपने बताया कि पेरेंट्स को जोड़ते हैं। हाँ, पेरेंट्स को बोलिए कि वो समय दें और उन बच्चों के साथ बैठें और उनके साथ थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा भाई। पेरेंट्स का बिना इन्वॉल्वमेंट हुए नहीं हो सकता बस। बच्चे को, इसलिए उनको भी जोड़ना होगा, हमें पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें जी। जब तक उनकी मदद नहीं होगी हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इसमें जब तक आप, उसने बच्चे ने लिखा है, आप उसको जब तक सामने न देख करके, मैं मानता हूं कि 80-75% सफलता मिलेगी। देर होगी, स्लो प्रोसेस है ये। लेकिन इसको आप ये कहें कि विकल्प है या नहीं, विकल्प नहीं है भाई, एक सप्लीमेंट्री प्रयास है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइम तो प्रयास ही किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहीं आगे चल करके ये एडवोकेसी ना होने लगे, एक पॉलिसी बन जाए कि साहब
जरूरत क्या है, क्योंकि कई जगह चर्चा भी दबे स्वरों में होने लगी है कि इस कोरोना ने लोगों को सिखा दिया कि इतने सारे संस्थागत व्यवस्था की क्या आवश्यकता है, सारी चीजें हो जाती थी क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो मुझे जो अप्रिहेंशन है वो इस बात का है कि इन बातों को कहीं हम लोग नीतिगत व्यवस्था में ना जोड़ लें। हालांकि रुंगटा साहब हैं, ये शायद नहीं होने देंगे। स्पेशल एजुकेशन में तो नहीं हो पाएगा सर। नहीं, वैसा सोचा जा रहा है, कई बातों में सोचा जा रहा है वैसे कि इतने बड़े बड़े स्कूलों में क्या जरूरत है, नीति जैसे प्राइमरी तक के बच्चों को रखो, या मतलब कई विकल्प दे रहा है इस व्यवस्था। कोरोना ने जहां नुकसान पहुंचाया है, सरकार जैसे अभी हम लोग जुड़े हैं, ये जूम हमने तो नहीं देखा था कभी। कोरोना से पहले ये व्यवस्था थी कि हम लोग 200-250 लोग जुड़ करके मीटिंग कर रहे हैं वर्चुअल। ये व्यवस्था तो हमने नहीं सोची थी भाई, कभी नहीं देखा। तो कई नई चीजें आई हैं, ये तो बहुत सार्थक प्रयास है। अब आगे चल करके आपको नहीं बुलाना पड़ेगा हमको लखनऊ कि आइए यहाँ भाषण दीजिए, और वो आपको फिर नहीं बुलाना होगा लोगों का। 10, 20, 50 लोग आते एक साथ, यहाँ तो 200 लोगों तक ये बात पहुंच रही है। तो कुछ लोग कई मामलों में तो ये वरदान हुआ है, मैं तो मानता हूँ सफलता है विज्ञान की। तो बहुत अच्छा लगा आपने प्रयास किया, और हम साथ चाहते हैं कि ऐसी चीजों को आप औरों अध्यापकों को भी शेयर करिए, सब लोग कोशिश करें, तो तभी समस्या को हम लोग हल कर पाएंगे। जी सर। और सभी की सोच आप जैसे सकारात्मक हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दो वरिष्ठों से हमें 1 घंटे का समय मिला था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीआरसी लखनऊ के पटल पर आमंत्रण स्वीकार कर अपने उद्बोधन प्रदान करने के लिए, हमें कुशल मार्ग प्रदान करने के लिए पूरी सीआरसी लखनऊ आपको सशक्त प्रणाम करती है। अब मैं श्री विकास मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे परम विशिष्ट अतिथि का और हमारे सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र। धन्यवाद नागेश सर। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं इस वेबिनार में, इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जुड़े आदरणीय श्री संतोष कुमार रुंगटा सर को सादर प्रणाम करता हूं, और साथ में हमारे गुरु, हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री वीरेंद्र सर को भी सादर प्रणाम करता हूं। और सीआरसी लखनऊ का यह पटल आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज 2 महान हस्तियां जो कि दृष्टि दिव्यांगजनों के पुनर्वास में लगातार अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, लगातार दृष्टि दिव्यांगजनों के पुनर्वास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। आप दोनों को सीआरसी लखनऊ अपने पटल पर देखकर, आपको यहाँ पर उपस्थित देखकर आपको गौरवान्वित महसूस करता है और आपको सादर प्रणाम करता है। सर्वप्रथम धन्यवाद के क्रम में मैं आदरणीय श्री संतोष कुमार रुंगटा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से सीआरसी लखनऊ के लिए, दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए और हमारे सारे प्रतिभागियों के लिए एक समय निकाला, और इसके लिए सीआरसी लखनऊ की टीम उनकी सदा आभारी रहेगी। उनका हृदय से वंदन, अभिनंदन और उनका धन्यवाद करती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे दूसरे वक्ता आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह सर का, जो कि लगातार सीआरसी लखनऊ के साथ अपना सानिध्य और अपना सहकार लगातार बनाए रहते हैं। आदरणीय सर को मैं सादर प्रणाम करते हुए सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर हमारे साथ जो विशेषज्ञता है, जो उनके अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर हमें अभिसिंचित करते रहते हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों महानुभावों का मैं सीआरसी लखनऊ की ओर से सादर प्रणाम करते हुए सादर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं धन्यवाद करता हूं हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदया आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा
मैं आज सीआरसी के डायरेक्टर आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके कुशल नेतृत्व में और एक मार्गदर्शनिक भाव में हम सब लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर पा रहे हैं, सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे समन्वयक, हमारे सीनियर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का, जो कि सभी वेबिनार में हमारा सहयोग करते हैं और उनका समन्वय, उनका कोऑपरेशन हमारे साथ सदा बना रहता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सह समन्वयक आदरणीय नागेश सर का, आदरणीय सविता मैडम का, जिनके कुशल संचालन में आज इस वेबिनार को हम लोग आयोजित कर पाए हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आईटी एक्सपर्ट, जो कि लगातार हमारी ऑनलाइन गतिविधियों में अपना 100% दे रहे हैं। हमारे आईटी एक्सपर्ट आदरणीय श्री सुमित कुमार गिरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी ऑफिशियल्स का, क्योंकि जब तक एक टीम स्पिरिट नहीं होती तब तक हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सीआरसी लखनऊ की टीम स्पिरिट है कि हम सभी लोग एक साथ जुड़े हुए हैं और इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम आयोजित करना सरल कार्य है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार करके उन्हें दूर तक पहुंचाना वो उतना ही मुश्किल है। लेकिन इस कठिन काल में, इस कठिन परिस्थिति में सीआरसी पूरा प्रयास कर रहा है कि आप जैसे विशेषज्ञों को बुलाकर हम आपकी विशेषज्ञता का प्रचार प्रसार कर पाए, उन्हें दूर दूर तक जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं उन तक पहुंचा पाए, ताकि हमारे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स ज्ञान अर्जित करके अपने ज्ञान में और वृद्धि करके अपने बालकों के लिए, अपने विशेष बालकों के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी प्रतिभागियों का, क्योंकि आप सभी कंटिन्यू सीआरसी लखनऊ के साथ में अपना सहयोग बनाए हुए हैं, लगातार हमसे जुड़ते हैं, लगातार अपने प्रश्न पूछते हैं और अपनी उत्सुकता शांत करते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन आपका बना रहता है। आप सभी प्रतिभागियों को सीआरसी लखनऊ की टीम हृदय से आभार व्यक्त करती है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए प्रणाम करती है। आप सभी के सहयोग के बिना असंभव है कि हम इस तरीके के सफल आयोजन कर पाए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन में मैं फिर से आदरणीय श्री संतोष कुमार रुंगटा सर को सादर प्रणाम करते हुए सादर धन्यवाद देता हूं और आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह सर को भी सादर प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। सर, आपकी उपस्थिति, आपका सहयोग और आपका